हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा है बेटा। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सभी के क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वो लिख कर आओ, वो लिख। आप सभी के क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास, गाइस, वेलकम। तो आज का जो टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, आज का टॉपिक जो था, देखो मैं पूरे क्लास को रिकैप कर देता हूं एक बार ना। कल थोड़ा सा रह गया तो रिकैप कर देते हैं, तो जिससे समझ सके आप, चीजों को समझ में कुछ आए। तो लेट्स रिकेप द फुल क्लास। एक बार पूरी क्लास को रिकैप कर देते हैं, आपकी समझ में क्या आता है इसको एक बार जान लेते हैं। देखो, अगर रिकैप करेंगे तो इस चैप्टर का नाम है कि हमारी कंट्री में समानता के लिए क्या क्या संघर्ष किया गया, इसके बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं कि व्हाट बी हैव मेड फॉर द। नमस्ते भाई, नमस्ते। समानता के लिए क्या क्या संघर्ष हमारे देश में हुए, चैप्टर के बारे में आपसे बातचीत कर रहा है। अब समानता के संघर्ष में इसने बताया कि हमारे देश में पहले जो है एकता समानता वैसी नहीं थी जैसी आज है। पहले हमारे कंट्री में कह रहे, भले ही हमारे कंट्री में जो है समानता के लिए संघर्ष किए गए और हमारे देश में आप लोगों को सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता मिल गई है, लेकिन आज भी हमारे कंट्री में सही मायनों में सामाजिक और राजनीतिक समानता नहीं है। कई मायनों में थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो राजनीतिक समानता फिर भी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी स्टिल नॉट एस्टैब्लिशमेंट इन आवर कंट्री। आज भी हमारे देश में लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से समान नहीं है, और राजनीतिक रूप से आप कह सकते हो लोग एक हद तक समान हैं। इसके बाद हमने बातचीत करी कि समानता के डायमेंशन में हमने पढ़ा किस तरीका से कुछ लोगों के पास क्या क्या होता है। हमने कहा कि समानता के लिए बड़े संघर्ष हुए हमारी कंट्री में, और हमने बताया कि देखो महिलाओं ने भी संघर्ष किए हमारे कंट्री में, SC ST ने संघर्ष किए, मछुआरों ने संघर्ष किए, और हम चलते चलते इस कहानी पे आ गए थे कि हमारे देश में संघर्ष बहुत हुए समानता पाने के लिए। और एक तवा मत्स्य संघ, इसके बारे में बातचीत यहाँ होने लगी थी। इस पॉइंट को लेकर हम शुरू करते हैं आपकी कहानी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं यहां से। तवा मत्स्य संघ क्या है और इसकी कहानी क्या कहती है। शुरू करें, शुरू करें। ठीक है, चलो आप बैठ के पढ़ो वहां पे। चलिए, तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो तवा एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में। वहां हुआ क्या था, इस कहानी को मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि वहां पर एक डैम बनाया गया था। जब डैम बनाया गया तो डैम के आसपास जो लोग रहते थे उन लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया गया। वहां के जो लोकल मछुआरे थे उन्हें वहां से रिप्लेस कर दिया गया, जो फिशरमैन थे। अब जब रिप्लेस कर दिया गया तो बेचारों को मछली पकड़ने का उनका व्यवसाय था, यानी उनका काम क्या होता है, मछली पकड़ना। उनका व्यवसाय बेचारों का खत्म हो गया। इसीलिए तवा मत्स्य संघ बनाया गया और इन लोगों ने आंदोलन किए और सरकार से मछली पकड़ने की राइट को वापस लेने का प्रयास किया। मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। इंपॉर्टेंट केस वाला वीडियो कर रहा था मेरा। सर आप लोग करंट अफेयर्स कराने कहां से करते हैं सर। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें मेरे प्यारे बच्चे। आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर लिखना। अब अगली क्लास जो आ रही है ना आपकी 8वीं क्लास की, जो एनसीईआरटी है, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का अपने आप में एक अलग वैल्यू है। तो 8वीं क्लास के एनसीईआरटी से आप संविधान के आंसर लिखना शुरू कर सकते हो। बहुत ही अच्छा 8वीं क्लास का एनसीईआरटी रहने वाला है। जब जंगल के बड़े क्षेत्र को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। अक्सर आपने देखा है कि जब हम कोई पार्टिकुलर जगह है, बेटा 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 बेटा, ओ बेटवा छोड़ दे। आज तो सौर्या भी देखो तुम्हारी क्लास में मस्ती कर रहा है भाई। तो कह रहा है कि देखो कि अब जब भी हम किसी बड़े डैम का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज डिक्लेयर्ड एज ए सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड ऑफ पीपुल डिस्प्लेस्ड। जो लोग वहां रह रहे होते हैं वो तो हटेंगे हटेंगे। मान लो कोई जगह आपने डैम बना दिया, कोई पर्टिकुलर जंगल है और उसको आपने सेंचुरी बना दिया कि अब यहां लोग नहीं रहेंगे, तो भाई लोग कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे। ठीक है, तो लोग कहां जाएंगे, तो लोग जो है वहां से निकल के जाएंगे और स्थापित होंगे दूसरी जगह पे जाके। बेटा मान जाओगे आज तुम। ठीक है, तो लोग स्थापित हो दूसरी जगह पे जाके। तो होल विलेजर्स आर अपरूटेड एंड पीपुल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड अ न्यू होम्स। और लोगों को बाध्य किया जाता है कि लोग जाकर अपने नए घर बनाए। आप ज्यादा नहीं छेड़ रहे हो आज, पिटाई लगाई जाएगी आपकी आज। एकदम शांत।
सर हम नहीं सुधरेगा, सर बोलेगा हीरो आपका। हाँ, ये लड़का बिगड़ गया है। चलो भाई अब शुरू करते हैं, आओ। ओके, अच्छा आप पढ़ो, अच्छा आप पढ़ो। आइए, तो तबाह जो लोग, जो जगह पे जो लोग रह रहे होते हैं, जगह से लोग क्या करते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। मान लो कोई जगह है पर्टिकुलर, वहां पे लोग रह रहे हैं, तो लोग वहां से क्या हुए, लोग वहां से रिप्लेस होकर निकल जाते हैं, लोग वहां से क्या चले जाते हैं। जैसे सरकार क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया को सेंचुरी बना दे या फॉरेस्ट हो। अब सरकार जब उसे सेंचुरी बनाएगी तो जो लोग वहां रह रहे होंगे उनका क्या होगा, जो लोग वहां रह रहे होंगे वो लोग क्या करेंगे, वहां से विस्थापित हो जाएंगे। उससे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आगे देखो, आगे देखो। पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने कर नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और ऐसे ही जो होल विलेज के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं और उन्हें कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। समझ आ रहा है, ठीक है, मजबूर किया जाता है। इन विस्थापित में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो गरीबों का होता है, अमीरों का डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होता। सपोज करो अब आपसे कोई कहते कि भैया अमीरों की बस्ती को तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाता, लेकिन जो गरीब होते हैं ना, उनकी बस्ती को लोग तोड़ देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अक्सर जो है वो गरीब लोगों का होता है, अमीर लोगों का डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होता। और बेचारों की जमीन छूट जाती है, गांव छूट जाते हैं, रोजी रोटी छूट जाती है, सरकार उनका सब कुछ हटा के उन्हें डिस्प्लेस कर देती है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे शहर है तो शहर के बाहर बसा, जैसे स्लम कहते हैं। इन सारी कवायद में न सिर्फ हटाए जिन लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चे भी पढ़ाई से अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। और जब किसी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो न सिर्फ इनके काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि काम धंधे के अलावा इनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। कभी एक गली में एक खूबसूरत चेहरा रहता था, वो भी छूट जाता है, रिश्ते छूट जाते हैं, रिश्तेदार छूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, बहुत से लोग छूट जाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को डिस्प्लेस करते हैं, व्यक्ति कंप्लीट रूप से प्रभावित होता है। तो ये क्या ही असमानता है हमारे कंट्री में एक प्रकार से आप कह सकते हो, ठीक है। प्लीज पूजा याद, अच्छा क्या क्या चल रहा है तुम लोगों का, थैंक यू मोहम्मद अली रजा, ये क्या चल रहा है, अरे दिखा देंगे लास्ट में। अभी चल क्या रहा है, इतनी बातें क्यों कर रहे हो, इतनी बातें नहीं करते भाई, इतनी बातें मत करो क्लास में। ज्योग्राफी हिस्ट्री क्लास कब से होगी बता दीजिए, जल्दी हो जाएगी, टेंशन ना लो आप। चलिए, लोगों को और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसा हम कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे कंट्री में लोगों के लिए और कम्युनिटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जो लोग डिस्प्लेस होते हैं ना, वो हमेशा इसके लिए बड़ी स्पीड से सामने आते हैं और इसका विरोध करते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल। भारत में ऐसे कुछ संगठन भी हैं जो उन लोगों के लड़ते हैं जो हमारे कंट्री डिस्प्लेस हो चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। और इसी कहानी में हम बात करेंगे तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। तवा मत्स्य संघ क्या है, तो कह रहा है कि जो सभा मत्स्य संघ एक सहकारी समिति है जो सतपुड़ा के जंगलों में स्थापित लोगों के अधिकांश के लिए अधिकारों के लड़ रहा है। देखो, तवा मत्स्य संघ उन्हीं में से एक है, यानी जो लोग डिस्प्लेस होते हैं उनके अधिकारों के लिए बहुत से लोग लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो उसी में से तवा मत्स्य संघ है। अब तवा मत्स्य संघ जो है वो भी जनरली क्या है, तवा मत्स्य संघ जो है वो क्या है, वो भी जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां है ना, सतपुड़ा पड़ता है मध्य प्रदेश में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सतपुड़ा पड़ता है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां है, सतपुड़ा मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसकी जो पहाड़ियां है ना, तो वहां पर एक डैम बनाया गया था। तो उस डैम से क्या हुआ कि बहुत से लोग जो रहते थे मछुआरे, उन मछुआरों को वहां से डिस्प्लेस किया गया। तो डैम के नीचे जो, जैसे सपोज करो जैसे कोई जगह है, अब डैम कैसे बनता है, जैसे यहां से नदी बह रही है, अब आपने क्या किया है, डैम बना दिया। अब जैसे आप डैम बनाओगे तो डैम की दीवार ऊंची होती है, तो जो पूरा एरिया है ना रिजर्वियर बन जाएगा, इस पूरे एरिया में डैम का पानी जमा होगा, तो यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उन्हें तो आपको हटाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही सतपुड़ा के जो मछुआरे थे उन लोगों को वहां से हटा दिया गया और इन्होंने क्या बनाया, तवा मत्स्य संघ बनाया। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी
छिंदवाड़ा जिले पड़ता है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ। जो तवा रिवर है, उस तवा रिवर पर 1958 में एक डैम बनना स्टार्ट हुआ और 1978 में ये डैम बनकर कंप्लीट हो गया। जंगल के बड़े हिस्से के साथ बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, क्योंकि बांध क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि बांध में बहुत बड़ा रिजर्वियर बनता है, तो उसमें बहुत पानी भरने के लिए जगह चाहिए। जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी बहुत थोड़े सा कमा पाते थे। कहा कि देखो, जो लोग जंगल में रहा करते थे उनकी खेत चली गई, जमीन चली गई, बिकॉज नदी का पानी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। भाई सपोज करो कि आप ये मान के चलिए कि कोई नदी बह रही है। अब नदी पर अगर आप डैम बनाओगे, ये सपोज करो अभी नदी यहां से बह रही है, तो अभी तो नदी ये एरिया कवर कर रही है, तो यहां तो लोग रह सकते हैं आराम से। भाई नदी के आसपास बहुत से लोग रहते हैं, आप यहां रह रहे हो, 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 आप यहां रह रहे हो। अगर आपने डैम बना दिया नदी पर यहां, तो नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो करेगा, फिर जो लोग यहां रह रहे हैं यहां तो पानी भर जाएगा। अरे हाँ या ना, तो इन लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? तो ये लोग विस्थापित हुए और यहां मछली पालन का काम करने लगे। ठीक है, इनका काम चल रहा था, थोड़ा बहुत बेचारे कमा रहे थे, थोड़ा बहुत बेचारे कमा रहे थे, मछली पालन के माध्यम से इनका काम चल रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड के लिए मुझे पटना में एक वीडियो भेजना था, मैं भूल गया, तो एक सेकंड। ठीक है, तो विस्थापित हो गए बेचारे। आगे देखो, देखो आगे 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। अब लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने गलती ये कर दी कि सरकार ने जो तवा का डैम बना था, उस तवा के डैम का जो काम था वो उन्होंने क्या कर दिया, निजी ठेकेदारों को सौंप दिया कि भाई ठेकेदार इस पे काम करो। और जो मछली पकड़ने का काम जनता करती थी, जनता से काम को उठाकर ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों के काम को अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। अब जब सरकार ने उनकी जमीन पहले छीन ली, फिर वहां पानी भरता था, तो पानी के चक्कर में वहां लोग मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ने का काम भी सरकार ने ठेकेदारों को दे दिया। अब ठेकेदार क्या किए, बाहर से लोगों को ले आए, तो जो लोकल लोग थे जिनकी जमीन गई विचारों की, उनका काम भी चला गया, मछली पकड़ने का काम भी चला गया, नौकरी भी चली गई, जमीन भी चली गई। तो जब ठेकेदार बाहर से लोगों को ले आए कॉन्ट्रैक्ट पे, तो और ठेकेदार ने सस्ते श्रमिकों को बुलाकर जो वहां के लोकल लोग थे उन्हें गुंडे बुलाकर धमकियां देने लगे। गुंडा शब्द इसमें लिखा है, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो लोग लोकल थे मछली पकड़ते थे, तो सर जो गुंडे थे गुंडों को बुलाया और कहा कि इनको यहां से भगाओ। गांव वाले एकजुट होकर तय किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे और संगठन बनाकर जो है इसके लिए काम करेंगे, और इसी संगठन का नाम है तवा मत्स्य संघ। तवा मतलब तवा जगह, मत्स्य मतलब मछली, और संघ मतलब एक संगठन, यानी तवा में मछली पकड़ने का एक संगठन इन लोगों ने बना डाला। इसे कहते हैं तवा मत्स्य संघ। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसका एग्जाम्पल है ये कि भाई जब भी हमारी कंट्री में असमानता का व्यवहार होता है तो लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध करते हैं, और उसी का एग्जाम्पल है तवा मत्स्य संघ। जब लोगों के साथ गलत हुआ, उनके फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, जब लोगों के साथ समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो लोग क्या किए, लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर संगठन बनाए। तो आपसे पूछ रहा है कि तवा मत्स्य संघ संघर्ष का मुद्दा क्या था, व्हाट इज द इश्यू टू द तवा मत्स्य संघ। इसे बोलते हैं टीएमएस, फाइटिंग फॉर। टीएमएस ने क्यों फाइटिंग करी, रीजन क्या है, टीएमएस के लोगों के जो लोकल राइट्स थे उनका हनन हुआ था। गांव वालों ने संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि संगठन में क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट है, ठीक है। चलिए, अब जो नवगठित तवा मत्स्य संघ, जिसे आप टीएमसी नाम देते हैं, टीएमसी ने सरकार की मांग के लिए लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध मछलियां पकड़ने का काम जारी रखने की अनुमति दी जाए, और ऐसे ऐसे करके टीएमसी को लोगों ने, सरकार ने अधिकार दे दिया। और अब टीएमसी तय करती है कि वह मछली कौन पकड़ेगा, कैसे मछली पकड़ी जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो लोगों का वहां का अधिकार प्रोवाइड कर दिया। और 1996 से मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि तवा जलाशय में जो भी मछली पकड़ने का काम होगा वो तवा मत्स्य संघ के अंतर्गत किया जाएगा। ये यहां पर जो है दे दिया। और 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र में 33 गांव के लिए नए साल था, क्योंकि वहां के लोगों को मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया कि यही लोग क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे। ये कहानी आपको समझाई गई है। इस कहानी को आप लोग समझ चुके होंगे। इस कहानी में आपको क्या क्या दिखाया गया है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे कंट्री में, हमारा चैप्टर बात कर रहा था समानता की, कि हमारे कंट्री में हम समानता लेकर कैसे आते हैं। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी समानता की बात होती है ना, जब भी किसी का असमानता होती है, अगर मान के चलो आपके साथ अनइक्वलिटी हो, यानी आपके पास कुछ अधिकार है, अब आपके अधिकारों के खिलाफ कुछ असमानता हो, अब जब भी असमानता आपके अधिकारों के खिलाफ होगी तो आप क्या करोगे, आप समानता के लिए हमेशा आंदोलन करोगे कि हमें समानता चाहिए। और समानता के लिए जितने भी आंदोलन हमारे कंट्री में हुए, इक्वलिटी चाहे दुनिया में हुए, अब इक्वलिटी चाहे किसी क्षेत्र में हो सकता है कि जाति के आधार पर आप समानता की बात कर रहे हैं, हो सकता है लिंग के आधार पर आप समानता की बात कर रहे हैं, हो सकता है आर्थिक आधार पर आप समानता की बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि सामाजिक आधार पर आप समानता की बात कर रहे हैं। यू आर वांटिंग एन इक्वलिटी बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन जेंडर एंड बेस्ड ऑन दी कास्ट। यानी समानता की बात आदमी हर क्षेत्र में कर सकता है। हो सकता है आपके साथ जाति का आधार भेदभाव हो रहा है, भाई ऊंची जाति के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपकी समानता, आप आंदोलन कर सकते हैं। हो सकता है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हो सकता है आर्थिक असमानता है, तो जितने भी समानता लाने के प्रयास किए गए ना, उसके लिए लोग अक्सर क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोग क्या करते हैं, समानता लाने का प्रयास करते हैं। और ये बात सच है भाई। पहले आप महिलाओं को देखो, आप SC ST को देखो, वहां इनके साथ समानता थी। तो समानता लाने के लिए आपको जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते हैं, तब जाकर के समानता स्थापित होती है। तो यही आपको बताने की कोशिश करी गया है कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के साथ जब असमानता, कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन के हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज, अन्य कलाओं के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी कुछ लोग आंदोलन करते हैं इकट्ठे होकर, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग गाने गाते हैं, भाई कुछ लोग अखबारों में लिखते हैं, कुछ लोग गाने गाते हैं। तो कई माध्यमों से लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को लोगों को कहते हैं, अपनी बातों से लोगों का ध्यान खींचते हैं, गाने गाते हैं, पोएम गाते हैं और जनरल गाने गाते हैं। उनके माध्यम से आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी बात लोगों तक रखते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। चलिए, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपके 8वीं क्लास की रूपरेखा। जो आपकी 8th क्लास है ना, उस 8th क्लास की जो रूपरेखा स्टार्ट हो रही है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। गाइस प्लीज कोई बता के कि कौन सा चैप्टर है, क्योंकि मैं जहां भी पूछता हूं सोशल इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी कहां कह सकते हैं। यस, ये चैप्टर हर क्लास में नहीं है। चैप्टर का नाम है समानता के लिए संघर्ष, कि कैसे आप इक्वलिटी सोसाइटी में लेकर आएंगे। ठीक है, सोनू सिंह तुम अपनी बदतमीजी की हद पार कर रहे हो। तुम्हारा सोनू सिंह को, सोनू सिंह देखो एक बात तुम ध्यान से सुन लो, मेरी क्लास में किसी बच्चे को ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं। किसी को आई लव यू बोल रहा है, किसी कुछ बोल रहा है, किसी कुछ बोल रहा है, प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। नहीं तो मारेंगे एक, गिनेंगे 4, मतलब मारेंगे 4, गिनेंगे 1। बात समझे कि नहीं समझे? ये फालतू बातें करना बंद करो। समझे कि नहीं समझे? लास्ट तुम्हारे लिए, लास्ट वो है, वार्निंग है। अगर अभी भी तुम नहीं सुधरे तो ब्लॉक कर दिया जाओगे अगली मूवमेंट में, खत्म से।
समझे कि नहीं समझे? यू विल बी ब्लॉक्ड। टेक्निकल टीम कौन है? सोनू सिंह। ये टेक्निकल टीम ब्लॉक द सोनू सिंह। सोनू सिंह को ब्लॉक करो राइट नाउ। सोनुआ, सर आप कहानी सुनाते हैं, ये बेटा कहानी तो याद नहीं रहनी ना। कहानी अब देखो, कहानी खत्म हो जाएंगी। अगले चैप्टर से कहानियां नहीं है, अगले चैप्टर से कहानियां है नहीं, अगले चैप्टर से अब कॉन्सेप्ट है पॉलिटी के। चलो मेरे प्यारे बच्चों यहां जाओ। भारत का संवैधानिक जीता दस्तावेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, हाँ या ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि संवैधानिक जीता दस्तावेज है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बता सकता है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है? लिविंग है, जीवित है या मृत दस्तावेज है? संविधान जीवित है या मृत है? ये कमेंट करके बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट और अ डेड डॉक्यूमेंट? कोई कमेंट करके बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन जीवित है या मृत दस्तावेज है? कोई कमेंट करके बताएगा। सब ठीक है बेटा। संविधान जीवित दस्तावेज है मृत? जीवित दस्तावेज। अब जीवित क्यों है ये आपको एनसीईआरटी अब बताएगी। देखो संविधान जीवित दस्तावेज इसीलिए कि संविधान में जो नियम कानून बने ना, वो नियम कानून मूवेबल है, यानी ऐसा नहीं जो कानून बना है वो कानून हमेशा के लिए फिक्स हो। भाई पहले कानून बना था कि लड़का लड़के शादी नहीं, लड़का शादी करेगा लड़की के साथ, तो शादी करना आर्टिकल 21 का राइट था। और फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं, लड़का जो है लड़कियां से शादी करेगा, ठीक है, हम जाए ना जाए हमारी मर्जी, ठीक है ठीक है। फिर क्या हुआ कि आर्टिकल 21 में लव मैरिज भी आ गई, लव मैरिज प्रेम विवाह आ गया आर्टिकल 21 में। फिर लड़का बोला कि सोनू टाइप का लड़का बोला कि भैया हमार तो शादी लड़का से ही करना है, तो सोनुआ ई शादी कर लिया मुरुआ से, तो सोनुआ और मुरुआ आपस में शादी कर लिया मुरुआ, तो ई क्या हुआ भैया? ये तो भैया ये भी देखो चेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बोला कि सोनुआ मुरुआ से शादी कर लिया, तो ये सब क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान क्या है? संविधान जो है वो आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग संविधान चेंज होता रहता है। इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, यानी ये कुछ भी फिक्स नहीं है। आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या होगा, अगले दिन क्या होगा। इट चेंज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। जो समाज है उसके अकॉर्डिंग संविधान आपका बदलता रहता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ 370 बैठा दिया, ठीक है 370 बैठा दिया, 370 का हटना जैसे हो गया। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज डिपेंडिंग ऑन टाइम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेंज है डिपेंडिंग ऑन दी सोसाइटी। अब सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग हैं, नहीं समझे? तो इट डिपेंड्स ऑन दी सोसाइटी कि आपका जो समाज है वो क्या चाह रहा है। भाई आपका समाज अब अलग है, पहला समाज अब अलग था। आजकल के समाज में कई प्रकार की अलग अलग चीजें हैं, पहले अलग अधिकार थे, आज अलग अधिकार हैं, ठीक है। तो चलिए आइए सुनते हैं इसमें क्या लिखा है। न्याय संवैधानिक जीता दस्तावेज कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट। न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं से पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। कह रहा है कि जो फाउंडेशन होती है ना किसी मूवमेंट के पीछे, चाहे किसान आंदोलन हुआ, चाहे आपने देखा भ्रष्टाचार का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, किसी भी आंदोलन के पीछे जो लोगों की भावना होती है ना, उस समानता की होती है। यानी कोई भी आंदोलन है तो लोगों का जो भाव होता है किसी गाने के पीछे, किसी सॉन्ग के पीछे, तो लोगों का जो भाव होता है हमेशा समानता का होता है। एक हमारे गांव में लोकगीत चलता था, टैक्स तो आई दाढ़ी मूछन पे, टैक्स तो आए बालक बच्चन पे, यानी टैक्स का एक गाना चला था शुरुआत में कि ई सरकार लगा दी टैक्स, टैक्स तो आए दाढ़ी मूछन पे, टैक्स तो आए बालक बच्चन पे। यानी सरकार ऐसा टैक्स लगा दी किसी दिन कि आप दाढ़ी रखोगे तो टैक्स देना पड़ेगा,
बच्चे पैदा करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो सरकार ने टैक्स लगाए तो उसके खिलाफ आंदोलन हुए। तो ऐसे ही जो गीत होते हैं या जो मूवमेंट होते हैं ना, इनके पीछे जो कारण होता है वो समानता का भाव होता है। सभी लोग चाहते हैं कि भाई सबको समानता मिले। आप ये जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है, संविधान सभी समान है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता न्याय की बात करते हैं। हमारे कंट्री में जितने आंदोलन चलते हैं फॉर द इक्वलिटी, तो जितने भी मूवमेंट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं इक्वलिटी के लिए, वो संविधान के ऊपर बेस्ड है। आप कभी भी देखोगे कोई दलित है, आंदोलन कर रहे हैं, दलित क्या कहते हैं? वो कहते हैं संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका बेस है कि हम सब समान रहेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, ठीक है, अधिकार दिया। तवाब मत्स्य की जो आपने कहानी पढ़ी है, उस कहानी का भी अंग जो था वो संविधान ही उसका आधार था। यानी आप किसी लोगों के जीवन जीने के अधिकार को छीन नहीं सकते, तो आपने लोगों को वहां से हटा दिया, बेचारों की रोजी रोटी चली गई। अपनी बातचीत लगातार संविधान का जिक्र करने से वे इसके ऐसे जीते हुए दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। यानी हमारे कंट्री में, दुनिया में, डेमोक्रेटिक नेशंस में लोग हमेशा कोशिश करते हैं लोकतंत्र में कि संविधान में जो समानता का भाव है ना, उसको ग्राउंड पे लाया जाए। ऐसा नहीं कि समानता सिर्फ दिखावे में हो। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में निहित है, और कह रहा है कि जो समानता है ना, वो लोकतंत्र के केंद्र में निहित है। अगर मान लो कोई कंट्री आपने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, मैं आपसे कहूं कि भैया कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री अगर हमारा कंट्री है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश से आप क्या उम्मीद करते हो? भाई लोकतांत्रिक देश से आप सबसे पहले उम्मीद यह करते हो कि इस देश में सभी लोग समान हो, समानता हो, इक्वलिटी हो लोगों के साथ। यानी ऐसा ना हो कि भैया ऊंची जाति का लोग बड़ा, छोटी जाति का लोग छोटा। लोगों के पास स्वतंत्रता हो, ऐसा नहीं कि सरकार उन्हें बीच में बंद कर दे। लोगों के पास लिबर्टी हो और लोगों में भाईचारा बना रहे, बंधुत्व बना रहे। बंधुत्व का मतलब होता है फर्टर्निटी, यानी ऐसा नहीं कि लोग आपस में लड़ रहे, फर्टर्निटी लोगों के पास हो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों हमने फ्रांस की क्रांति से लिए। एक क्रांति हुई थी फ्रांस में 1789 में, और उससे हमने तीनों के तीनों पॉइंट को लिया। और इन तीनों का मतलब यही है कि जो लोकतंत्र होगा उसके अंदर तीनों पॉइंट ही होने चाहिए, तभी आप उसे सही से लोकतंत्र मानोगे, अदरवाइज लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। तो लोकतंत्र में आप ये निहित है समानता। इस पुस्तक में हमने इस मुद्दे को देखने का प्रयास किया। लोकतंत्र के मूल भाव के लिए चुनौती की बात करी, हमने मीडिया को पढ़ा, संचार के माध्यमों को पढ़ा, किसानों की चुनौतियों को पढ़ा, सब चीजों को हमने चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करी है कि समानता कैसे आ रही, लोगों के मौलिक क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब अगले चैप्टर से आपको बताया जाएगा कि भैया लोकतंत्र में समानता कैसे आती है। लोकतंत्र के लिए समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति, समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके आसपास अपनी परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। कितनी अच्छी लाइन लिखी है। कहा है कि लोकतंत्र में समानता बहुत जरूरी है। In the core struggle for the equalities, democracy, the dignity and self-respect of the each person and their community can only be realized they have adequate resources to support, nurture their family and they are not discriminated against. यानी किसी भी समाज में अगर कोई कंट्री लोकतांत्रिक है और आप कह रहे हो कि लोकतांत्रिक कंट्री में समानता बनी है, तो समानता जब ही बनेगी जब लोगों का जो स्वाभिमान है ना वो बना रहेगा। अब आप कह रहे हो लोगों के पास स्वाभिमान ही नहीं है, लोगों के पास गरिमा भी नहीं है। अब गरिमा, स्वाभिमान आदमियों के नाम नहीं है। जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे होंगे, लोगों के पास खाने के पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं होंगे, तो तुम्हें लगेगा कि लोग लोकतंत्र पे ध्यान देंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज सरकार कह रही है कि लोग वोट नहीं डाल रहे। आपने देखा कि डीएम, एक बिहार का डीएम है, उसका मैंने एक वीडियो देखा, तो डीएम साहब जनता के जाकर हाथ जोड़ रहे हैं कि आप वोट दे लीजिए। जनता कह रही है हम वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि लोगों को प्राथमिक चीज क्या चाहिए?
भाई लोगों को प्राथमिक चीज चाहिए उनका स्वाभिमान। और लोगों का स्वाभिमान कब बनता है? भाई किसी आदमी को अपने बच्चे पालने के लिए किसी के सामने भीख मांगनी पड़े, उसका स्वाभिमान बनेगा? नहीं बनेगा। उसकी गरिमा बनेगी? नहीं बनेगी। तो व्यक्ति की जो डिग्निटी है, व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो तब बनता है जो उसके पास एटलीस्ट खाने के लिए पैसे हों, यानी उसके पास कम से कम उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव ना हो समाज में। तभी वो आदमी अपनी चीजों को पूरा कर सकता है, तभी वो आदमी अपनी चीजों को देख सकता है। ठीक है, तो आदमी को समाज में समानता गरिमा बहुत जरूरी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया। अगर मैं मोरल लेस की बात करूं, जो अगला चैप्टर एनसीईआरटी का स्टार्ट हो रहा है, द नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी स्टार्ट। तो अगर मोरल लेस में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस चैप्टर में हमने ये बात करी कि जो इक्वलिटी होती है, जो समानता होती है ना, उस समानता का मीनिंग क्या है और समानता के लिए क्या क्या प्रयास होते हैं। अब हम जो है अगला, सर आज कुछ यूपीएससी के लिए बताएंगे, प्लीज बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इस टॉपिक को आप डालो, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे आज से। ये संविधान सभा का फोटो है, भारत का संविधान है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, इससे आप नोट्स बना सकते हो, यहां से आप नोट्स बना सकते हो। इसमें संघवाद आएगा, फेडरलिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है, संसदीय सरकार किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या, ये आएगा इसमें। यहां से आपकी पॉलिटी एक प्रकार से स्टार्ट हो सकती है, ये आएगा इसमें। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में यहां से आप अपने नोट्स बना सकते हो, यू कैन मेक योर नोट्स। यहां से संविधान की बहुत बारीकी बारीकी चीज आप पढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्लास में, इस किताब में ये बताने की कोशिश करी गई है, आज का आप टॉपिक डालें संविधान। चलिए टॉपिक डालेंगे संविधान। तो मैं आपको पहले कुछ समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप ये समझने की कोशिश करो, अभी तक आप जान चुके, अभी तक आपने क्या पढ़ा है। अगर मैं 6वीं 7वीं क्लास की बात करूं, एनसीईआरटी की 6वीं क्लास की, 7वीं क्लास की, तो तुमने ये पढ़ा कि सर समाज में, सोसाइटी के बारे में आपने क्या पढ़ा। सर समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम है, यानी जो समाज है उसके बारे में आपने पढ़ाई करी। आपने 6वीं क्लास 7वीं क्लास में हिंदू के बारे में पढ़ा, मुस्लिम के बारे में पढ़ा, रोजगार के बारे में पढ़ा, बेरोजगार के बारे में पढ़ा। आपने समाज के बारे में बहुत सी चीजें जानी। समाज क्या है, मार्केट क्या है, बाजार क्या है, आपने इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। 6वीं 7वीं की एनसीईआरटी में आपने सारी चीजें जान ली। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बार कमेंट करके यहां तक ये बताएं कि समाज में समस्याएं हैं या नहीं है। पहली बात तो आप ये बताएं कि हमारा जो समाज है वो हेट्रोजेनिस है कि नहीं है। हमारा समाज हेट्रोजेनिक है। हेट्रोजेनिक का मतलब होता है हमारे समाज में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार के धर्म हैं और कई प्रकार की समस्या है। हाँ, आज आप 3 साल के हो गए, आज आप 8वीं क्लास में पहुंच गए, 6वीं 7वीं क्लास का पेपर आप पास कर चुके। यहां से अब आप थोड़े सीरियस हो जाओ, क्योंकि यहां के आगे ना आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि समाज में से बहुत सारी समस्या है। आपको मैंने बहुत सा समाज दिखाया है, आपको मछुआरे दिखाए, आपको किसान दिखाए, आपको मैंने एक गांव दिखाया, आपको मैंने म्युनिसिपैलिटी दिखाई, आपको मैंने पंचायत दिखाई, आपको मैंने नगर पालिकाएं दिखाई, आपको मैंने गांव दिखाए, आपको मैंने शहर दिखाए, आपको मैंने बाजार बताए, आपको मैंने कुम्हार बताए, आपको मैंने डॉक्टर बताए, आपको मैंने डॉक्टरों की समस्याएं बताई, आपको मैंने मार्केट बताया। आप समाज का एक रूप देख चुके या नहीं देख चुके, बस ये बताओ। अब समाज में बहुत सारी समस्याएं, और हर आदमी जो है, आपने नोटिस किया होगा, हर आदमी ये चाहता है कि हर आदमी की व्यक्तिगत
चीजों की पूर्ति हो। हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हर आदमी को आपने समाज देखी, हर आदमी ये चाहता है मेरे साथ इक्वल बिहेवियर हो। हर आदमी, यानी जो हमारी समाज अभी तक आप जो देख के आए हो, इस समाज में कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, आपको याद है कि नहीं है? कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। तो कई प्रकार के लोग आपने हमारे कंट्री में देखे, कई प्रकार का आपने हमारा समाज देखा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस समाज में हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी रोजगार चाहता है। हर आदमी को रोजगार ना मिले तो हर आदमी समानता चाहता है कि जैसा आप गंगू ताई को मानते हो वैसा आप मुझे भी मानो, जैसा आप छेदी को मानते हो वैसा ही आप सोनू को मानो, जैसा आप विनोद को मानते हो उसी प्रकार से आप किसी दूसरे आदमी को मानो। यानी समाज में हर आदमी क्या चाहता है? एवरीबडी वॉन्ट्स इन दिस सोसाइटी इक्वलिटी। हर आदमी को स्वतंत्रता चाहिए समाज में। हर आदमी को डिग्निटी चाहिए समाज में कि मैं इज्जत से जीऊं, समानता से जीऊं। हर आदमी को स्वतंत्रता चाहिए समाज में। क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए कि हर आदमी चाहता है कि मैं ठीक से जीऊं। तो इन सारी कामों को करने के लिए आपको किसी कानून की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? चाहे हमारा समाज है, चाहे अमेरिका का समाज है, कोई भी समाज हो। अगर आप चाहते हो कि समाज में सब लोग ठीक प्रकार से रहें, भाई आप एक बात सोचो, आप चाहते हो मोटरसाइकिल चलाएं रोड पे, तो ऐसे चलाएं, ऐसे चलाएं, ऐसे चलाएं, दूसरे में ठुकेगी नहीं ठुकेगी? ठुकेगी। इस समाज में हर आदमी अपने आप का विकास कर सके। एवरी पर्सन कैन इंडिविजुअली डेवलप हिमसेल्फ। हर आदमी अपने विचारों को रख सके, हर आदमी अपना डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए कानून की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ। क्या हर आदमी को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? यू नीड लॉ और नॉट? यू नीड लॉ और नॉट? आपको कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? कानून चाहिए, लॉ चाहिए। अब एक बात मुझे बताओ, चलो मैं आपको थोड़ा बैक ले चलता हूं। सपोज करो इस दुनिया में सबसे पहले जब आदमी पैदा हुआ होगा तो एक आदमी किसी गोले पे पैदा हुआ होगा, एक गोले पे कोई आदमी पैदा हुआ होगा। मान लो उस आदमी का नाम छेदी था, और एक दूसरा आदमी पैदा हुआ होगा, और मान लो दूसरे आदमी का नाम किशोर था। क्या नाम था उस लड़के का? कहां चला गया वो? क्या नाम था उस लड़के का? दूसरा आदमी कोई पैदा हुआ होगा। यानी दुनिया में पहले कोई एक दो आदमी पैदा हुआ होगा, फिर एक से एक मिला होगा, तो एक से एक मिलके दो बने होंगे, दो और दो चार बने होंगे, चार से छह बने होंगे, छह से आठ बने होंगे। तो आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करें कि जमीन बढ़ रही है या जनसंख्या बढ़ रही है? जमीन तो भाई फिक्स है। अब कुछ आदमी यहां पैदा हुए होंगे इस गोले पे, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, ऐसे ऐसे करके दो दो चार चार आदमी हर जगह पैदा हुए। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे कर करके कुछ आदमी यहां पैदा हुए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। अब क्या हुआ होगा? ये जो आदमी है, जो जनता पैदा हुई, जनसंख्या जो पैदा हुई, जनसंख्या आपस में लड़ी होगी। यानी जनसंख्या ने क्या किया होगा? जब इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया होगा, तो इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया होगा, जब ये अपने क्षेत्र को बढ़ाए तो ये भी अपने क्षेत्र को बढ़ाए होंगे। अरे हाँ या ना? ये बढ़ाए होंगे। तो सबसे पहले जो आई वो जनसंख्या निकल कर आई। सबसे पहले क्या निकली? पॉपुलेशन निकली। और पॉपुलेशन जो है पार्टिकुलर एरिया में रहने लगी। किसमें रहने लगी? एरिया। तो सबसे पहले क्या हुआ? जनसंख्या हुई, और जनसंख्या का क्षेत्र हुआ। अब क्या हुआ कि आपस में लोग लड़ने लगे, तो इन्होंने क्या किया? अपना एक राजा बना लिया। इन्होंने क्या राजा बना लिया कि भाई हमारी रक्षा जो करेगा, जो हमें इससे बचाएगा वो हमारा राजा हुआ, और जो हमें इससे बचाएगा हमारा राजा हुआ। इन लोगों ने क्या किया? आपस में अपने राजा को बना लिया। एक सेकेंड रुको भाई। ठीक है, हाँ चलो भाई, अब मेरी बात समझो।
अब क्या हुआ, इनका एक राजा बना। अब क्या हुआ, एक राजा बना। हाँ आज ही रो रहा है, सो रहा है, इसको अंदर बैठा लिया हमने। अब तुम पढ़ लो बैठ के, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। इसका क्या, राजा बना। जब एक राजा बना अच्छा अजय सिंह, तो एक राजा बना। अब राजा ने क्या किया, जो राजा बना, इस राजा ने इस राजा से लड़ाई करी। तो यानी राजा जब बना तो राजा ने कुछ नियम बनाए और कहा कि नियमों के अनुसार आप रहो, और उन्हीं नियमों को हम संविधान का नाम देते। तो संविधान क्या है, संविधान एक प्रकार से कुछ नियमों का एक समुच्चय है। यानी मैं कह सकता हूं व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप यहां से नोट्स बनाओ, यहां से आप क्या करो, नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी पे लिखो संविधान। लिखा है संविधान क्या है, कॉपी पे लिखा है संविधान। संविधान एक नियमों का समुच्चय है। संविधान एक नियमों का समुच्चय है। समुच्चय है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स जो कि किसी देश की जनता के द्वारा बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली prepared by the people of the nation। संविधान क्या है, संविधान नियमों का समुच्चय है जो किसी देश की जनता के द्वारा बनाया जाता है। और किसके लिए बनाया जाता है, जिससे कि वो लोग क्या करें, अपने ऊपर शासन कर सके। भाई आप क्या मानोगे, संविधान क्या है, हमारा संविधान क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया का संविधान किसने बनाया, यानी जनता द्वारा बनाया जाता है। अब भारत का जो संविधान है, अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो भारत का संविधान बनाया था संविधान सभा ने। संविधान सभा ने, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था। तो संविधान सभा कहां से बनी थी, भाई संविधान सभा जनता से निकली थी। तो मैं कह सकता हूं कि संविधान जो है वो जनता के द्वारा बनाया जाता है। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। भाई संविधान का निर्माण जनता के द्वारा होता है, तो भारत में भी संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया और जनता ने संविधान सभा को बनाया और संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान को बनाया। आइए जानने की कोशिश करते हैं, ये हमारे देश की संविधान सभा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारत की संविधान सभा, तो यह है भारत की संविधान सभा, इसे कहते हैं भारत की संविधान सभा। अब यहां से क्या है, जब आप पॉलिटी में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी। तो पॉलिटी में बहुत अलग है। पॉलिटी में क्या है, कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में, और कैबिनेट मिशन के माध्यम से, कैबिनेट मिशन आया था आपका जिसे आप बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को भारत में आया था, और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात करी गई थी कि भारत में एक संविधान सभा बनेगी। और इस संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे। 389 मेंबर की बात करी गई थी संविधान सभा में कि 389 भारत की संविधान सभा में मेंबर बनेंगे। और इन 389 को हमने डिवीजन किया था कि 389। अब उस समय जो हमारा कंट्री था, उस समय हमारे कंट्री के लिए 389 सीटें फिक्स करेगी संविधान सभा में, जो कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक था, कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी। अब इसको हमने कैसे फिक्स किया, तो इसको हमने फिक्स किया था कि 389 में ऐसे करके 93 तो होंगे राजा रजवाड़े के। जो हमारे यहां, जो हमारा देश था, उस हमारी कंट्री में कुछ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, वो जिन्हें जहां राजा रजवाड़ों का कब्जा हुआ करता था। भाई उस समय की अगर हम भारत की बात करें, उस समय के भारत का हमने डिवीजन कर रखा था। कुछ जगह थी जहां पर राजा रजवाड़ों का कब्जा था, कुछ जगह थी जहां अंग्रेजों का कब्जा था। तो हमने क्या किया, इसको बांट रखा था। 24 मार्च 1946, गलत लिख दिया,
ठीक है, 40-60 लिखा है, सही तो लिखा है क्या? दो प्लीज 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 प्लीज, क्या प्लीज प्लीज? हाँ, एबीसीडी स्टेट हुआ करती थी, राज्यों के 4 कैटेगरी थी, ए बी सी डी। तो 93 प्लेन स्टेट थी। अब इसके अलावा अगर आप बात करें तो 294, यानी अगर टोटल देखोगे आप तो कितने, इसे कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये कैसे थे? नॉमिनेटेड थे, इनको राजा रजवाड़ों द्वारा मनोनीत किया गया था, मनोनीत। ये थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो कितनी सीटें निर्वाचित थी भाई? कितनी सीटें निर्वाचित थी? 389 में कितनी सीटें निर्वाचित थी? 4 थी आपकी कमिश्नरी, राइट। 292 निर्वाचित थी, टोटल थी 296। तो 296 जो सीट थी ये इलेक्टेड सीट हुआ करती थी हमारी संविधान सभा में। अब ये जो चीजें ये आप जो पॉलिटी में पढ़ते हो तो इसका एक अलग आइडिया है पॉलिटी में, और यहां पढ़ने में अलग आइडिया है। यानी हमारे कंट्री की संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। अगर आपको एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको एक सिंपल लाइन में लिखना है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया था। निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, सभा द्वारा किया गया था। The Constitution of India is prepared by Constituent Assembly। भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया था। अब हेडिंग डालेंगे संविधान सभा, हेडिंग डालेंगे संविधान सभा। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आप किसे कहते हैं? अब देखो एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी में कम इंफॉर्मेशन है लेकिन पॉलिटी में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। संविधान सभा आप किसे कहते हैं? देखो संविधान सभा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की संविधान सभा क्या थी? तो मैंने आपको बताया कि भारत की संविधान सभा, इसका गठन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत में आया था एक कैबिनेट मिशन, और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा बनाने की बात करी गई थी। इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 व्यक्ति थे, वो आप पॉलिटी में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है इंडिया में वो कैबिनेट मिशन के माध्यम से हुआ था। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में संविधान सभा को किस मिशन के द्वारा बनाया गया था, तो भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया गया था। अब प्रश्न आता है कि भारत की संविधान सभा सर क्या थी, संविधान सभा के अंदर क्या था? तो भारत की संविधान सभा में अगर आप देखेंगे तो भारत की संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। बस एनसीईआरटी में आपको इतना ही समझना है। इन 389 मेंबर्स में कैसे कैसे इनका डिवीजन था, तो 389 मेंबर्स में आप ये कह सकते हैं कि 93 जो मेंबर्स थे हमारी संविधान सभा में वो राजाओं के थे। यानी राजा जो थे हमारे कंट्री में, जो राजा रजवाड़े थे ना, उनके थे, जिसे आप बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। भाई हमारे कंट्री में उस समय 2-3 पार्ट हुआ करते थे, जैसे आज हमारे कंट्री में 2 पार्ट है, राज्य है और यूनियन टेरिटरी है। उस प्रकार उस समय भी हमारे कंट्री में तो राजा थे, तो उनके राजा रजवाड़े, एक थे ब्रिटिश के राज्य और एक थी हमारी कंट्री में कमिश्नरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हमारा देश है, तो आज हमारे देश में स्टेट है भाई, 28 राज्य हैं, और हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी यूटी है। लेकिन आज हमारे कंट्री में कोई राजा नहीं है। उस समय क्या था? उस समय हमारे कंट्री में 93 सीटें तो राजाओं की थी, और जैसे आज हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरीज है ना, उस समय हमारी कंट्री में 4 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। यानी अगर हम उस समय की बात करें, यानी उस समय अंग्रेजों के समय हमारे कंट्री में 4 यूटी थी, 4 यूनियन टेरिटरी थी, तो 4 सीटें उनकी थी। इन चारों के नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो अब पॉलिटी में पढ़ते हैं, इनका नाम है ABCD। ए फॉर क्या होता है? अजमेर। बी फॉर क्या होता है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और सी फोर होता है कुर्ग, और डी फोर होता है दिल्ली। तो 4 सीटें इनकी थी। इन्हें कहते हैं प्रिंस, इन्हें कहते हैं हम क्या? दैट इज कॉल्ड, ये 4 हमारे समय यूनियन टेरिटरी थी। एक प्रकार से आप ये मान सकते हो 4 थी।
और 292 सीट हुआ करती थी जो हमारे कंट्री में ब्रिटेन की सीट थी। 292 यानी जो ब्रिटेन की स्टेट थी ना, ब्रिटिश स्टेट, इनकी हमारे कंट्री में 292 सीटें थी। तो 296 ये हो गई और 93 ये हो गई। तो 296 और 93 कितनी हुई? 6 3 9 9 9 18 की 8, 389। ये 389 का डिवीजन है। हाँ, ये 389 का डिवीजन है। तो हमारे कंट्री में 389 सीट थी। तो अब जो लोग आपको यहां बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन 389 में से जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, यानी इंडिया की संविधान सभा में 389 सीटें थी, आप लिख सकते हैं बेसिक भाषा में। और जब हमारे देश में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इन 389 में से 299 सीटें बची थी इंडियन भारतीय संविधान सभा में। यानी जो भारतीय संविधान सभा है, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद आफ्टर द डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा की सीटों की संख्या मात्र 299 बची थी। और 299 सीटों में से जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, ये 299 सीटें थी जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। ठीक है, तो ये जो लोग बैठे ना यहाँ पे, ये भारत की संविधान सभा के लोग हैं। यानी जो लोग आप देख रहे हैं भारत की संविधान सभा के लोग हैं, इसे बोलते हैं संविधान सभा। अब आइए एनसीईआरटी जानने की कोशिश करते हैं, एनसीईआरटी आपको क्या कहती है। भारतीय संविधान, इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल की अपनी बात शुरू करेंगे। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। आइए, किस देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला टॉपिक आता है किसी कंट्री में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी हमारी कंट्री में संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ऐसी क्या जरूरत थी कि हमने संविधान बनाया। ये पहला टॉपिक है। आइए जानते हैं ऐसा क्या है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति के शामिल किया। 1934 में जो कांग्रेस पार्टी थी हमारे कंट्री में, उस कांग्रेस पार्टी ने 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग करी थी। और यह मांग करी थी एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग करी थी कांग्रेस पार्टी 1934 में। अब इसका रीजन क्या था मांग करने का? मांग करने का रीजन यह था, अंग्रेजों ने हमारे कंट्री पहले भी नियम बना रखे थे। यानी ऐसा है, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे कंट्री में नियम नहीं बना रखे थे? नियम तो थे हमारी कंट्री में, लेकिन वो नियम हमारे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं नियम बना दूं कि आप लोगों को क्लास में आंख बंद करके पढ़ना है, आईज क्लोज करके पढ़ना है, या आप लोगों को क्लास में जब भी पढ़ना है तो आप लोगों को लाल कलर का शर्ट पहनना, सफेद कलर का पैंट पहने क्लास में पढ़ना है। ये नियम हो गया। लेकिन ये नियम मैंने आपसे पूछ के नहीं बनाया। तो नियम तो थे हमारी कंट्री में, लेकिन वो नियम हमारे नहीं थे। यानी आप ये कह सकते हो कि जब भी हमारे कंट्री में अंग्रेजों की हमारे कंट्री में सरकार थी, तो अंग्रेजों की सरकार ने हमारे कंट्री में नियम तो बना रखे थे, लेकिन जो नियम अंग्रेजों ने बनाए थे वो नियम हमारे फायदे के लिए थे। यानी हमारे कंट्री में रूल्स थे, हमारे कंट्री में लॉज थे, लेकिन वो जो लॉज थे वो हमारी जनता के लिए फायदेमंद नहीं थे। यानी हमारी जनता के फायदे के लिए नहीं थे। वो जो कानून थे वो कानून सरकार के फायदे के लिए थे। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो नियम तो थे हमारी कंट्री में, लेकिन वो नियम जो है वो हमारी जनता के बेनिफिट के लिए नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज तो कर रहे थे। भाई राज क्या होता है? सरकार होती है, राज होता है, लेकिन ये राज हमारा नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कहा कि हमें स्वराज चाहिए। अब स्वराज क्या होता है? स्वराज होता है स्वयं का राज। यानी जो भी नियम हमारे ऊपर लागू होंगे वो नियम हमारे बने हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सर अगर आप चाहते हो कि सभी बच्चे क्लास में लाल कलर की शर्ट पहने, तो सर ये बच्चे डिसाइड करेंगे कि कलर लाल होगा या कलर नीला होगा। आप मेरी बात समझे? यानी स्वराज का मतलब होता है स्वयं के ऊपर राज करना। आपने अपने नियम बनाए कि हमारे ऊपर राज कैसे होगा। संविधान सभा ने क्या किया?
भाई हमारा जो संविधान है वो हमारी जनता ने बनाया है और हमारी जनता ने अपने ऊपर राज करने के लिए नियम बनाए। तो स्वराज क्या हो गया? स्वराज का मीनिंग हो गया स्वयं के ऊपर राज करना। बट वो नियम कौन बनाएगा? वो नियम हमारी जनता के द्वारा बने हुए होंगे, न कि वो नियम जो है किसी और के द्वारा हमारे ऊपर इंपोज्ड होंगे। बात समझ आ गई? समझ आ गई? स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वयं के ऊपर राज करना। क्या करना? स्वयं के ऊपर राज करना, दैट इज कॉल्ड स्वराज। लेकिन स्वयं के ऊपर राज किसका होना चाहिए? किसका राज होना चाहिए स्वयं के ऊपर? आपका खुद का राज होना चाहिए। तो हमारी कंट्री में 1934 में कांग्रेस ने डिमांड किया और कांग्रेस ने बोला कि हमारी कंट्री में संविधान सभा होनी चाहिए। केवल भारतीयों को लेकर बनाने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। यानी इंडियंस ने कहा कि हमारा जो संविधान सभा बनेगी ना, वो सिर्फ इंडियंस की होनी चाहिए। हमें किन नियमों से रहना है हम डिसाइड करेंगे, तुम डिसाइड करोगे? भाई हमारी क्लास में क्या नियम होना चाहिए ये मैं और आप डिसाइड करेंगे, कोई बाहर से आके डिसाइड करेगा? हम और आप डिसाइड करेंगे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये मांग और तेज हो गई। ये मांग बहुत तेजी से उठने लगी क्योंकि अंग्रेज चाहते नहीं थे इंडिया को आजाद करें। अब क्या हुआ? अंततः दिसंबर 1940 में संविधान सभा का गठन किया गया। अब ये जो देखो शॉर्ट में एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है, अंग्रेजों ने हमारी कंट्री में एक कैबिनेट मिशन भेजा था और इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए, दिसंबर 1940 को नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार करके 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा सदस्यों को स्वतंत्रता संघर्ष उपजे महान आदर्शों में ध्यान रखते हुए इस काम को गंभीरता से करने से अंजाम दिया और संविधान के बारे में हम आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी बता रहा है कि 1946 यानी आफ्टर दी अंग्रेजों से हमने डिमांड करी तो 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया और 26 नवंबर 1949 तक, एनसीईआरटी में डेट नहीं दे रखी है, हमने अपना संविधान को बनाया। इस दौरान संविधान सभा ने जो काम किया, ठीक है, तो आप जानते हैं कि संविधान सभा को काम करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इस दौरान संविधान सभा ने जो काम किया, इसमें हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने अपना संविधान बनाया और संविधान सभा ने इन बातों का विशेष ध्यान रखा कि संविधान बनाने में जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनकी फिलॉसफी, उनके वैल्यूज, उनके आइडियाज, उनके कल्चर, इस सबको संविधान में डाला जा सके। ये आपको एनसीईआरटी अपनी इतनी सी बात अभी बता रही है। हाँ, 24 मार्च 1946 तो डेट है जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 मार्च 1946 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो 24 मार्च तक ही 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हो गए थे, लेकिन संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर एडॉप्टेड 1949 को। ठीक है, चलिए आगे भी तो इसके बारे में जानोगे। देखो ये सब पॉलिटी की बातें नहीं है, अभी तो एनसीईआरटी शुरू हो रही है आपकी, तो एनसीईआरटी में डालो। चलिए आइए, अब कह रहा है किसी भी कंट्री में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी कंट्री में व्हाई डज वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी कंट्री में संविधान जरूरी क्यों होता है? यानी किसी भी देश में टोटल कितना बैठक हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें जो है ना बेटा, ये पॉलिटी में आप पढ़ सकते हो। संविधान सभा में टोटल बैठकें कितनी हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, 9 दिसंबर को क्या हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ, 11 तारीख को क्या हुआ, ये सारी बातें देखो इसमें नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि इसमें इसके अकॉर्डिंग चलोगे आप। ये पॉलिटी आप फिर नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, इसमें आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे। अब यहां बीच में नेपाल की कहानी आ गई, तो नेपाल की कहानी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की, अपनी क्लास की पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो। अपनी क्लास की पॉलिटी का फ्रेमिंग क्या होता है? अपनी क्लास की पॉलिटी का फ्रेमिंग ये होता है
कि संविधान सभा का निर्माण एक टॉपिक होता है, उसमें हम पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में, कब बनी, पहली बैठक कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरी बैठक कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन से, तीसरी कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया, संविधान सभा में कितने लोग थे, कैसे कैसे मीटिंग हुई, क्या क्या हुआ, संविधान सभा की समितियां क्या थी, कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या क्या हुआ, कितनी बैठकें हुई, कौन सी तारीख को क्या हुआ, और संविधान बनकर रेडी हो गया, फिर हम संविधान को पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अलग है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अलग है। यानी जो नोट्स आप पढ़ते हो पॉलिटी के मेरे वाले, उनमें जो आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में नहीं है, और जो नोट्स में है वो एनसीईआरटी में नहीं है। यानी जो नोट्स में है वो एनसीईआरटी में नहीं है, और जो एनसीईआरटी में है वो नोट्स में नहीं है। एनसीईआरटी देखो क्या बताया आपको, एनसीईआरटी आपसे लिख रही है कि दिसंबर 1940 से लेकर नवंबर के बीच में संविधान बन के तैयार हो गया। अब इस बीच में तो बहुत कुछ हुआ। 9 दिसंबर की बैठक हुई, 10 दिसंबर की बैठक हुई, 11 की हुई, 12 की हुई, 13 की हुई, उद्देश्य प्रस्ताव आया, उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला, ये तो पूरी सारी कहानी है। अब मेरी बात समझे बेटा, नहीं समझे? वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां क्या, ये नेपाल की कहानी इसलिए आपको पढ़नी है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके। 1990 में ये क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी आपको बता रही है संविधान आपको क्यों चाहिए। यानी क्यों इंडिया में संविधान बना, नेपाल में संविधान क्यों बना, उसका कारण आपको एनसीईआरटी बता रही है। तो एनसीईआरटी आप समझ लो पहले ध्यान से। टाइम चेंज हो सकता है। हाँ, पॉलिटी आप पढ़िए बाद दूसरे बैच में, एनसीईआरटी पढ़िए इस बैच में। नेपाल में लोकतंत्र को लेकर कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और आन चमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रही यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया, और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसदीय बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया, और 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले आंदोलन के ऊपर चित्र आपको बता रखे। यानी ये कह रहा है कि देखो किसी भी कंट्री में लोकतंत्र की स्थापना इतनी आसान नहीं होती। किसी भी कंट्री, नेपाल की बात करो तो नेपाल में आप देखोगे तो नेपाल में 1990 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन होने लगा था। 2002 में वहां लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, लेकिन वहां का राजा था ज्ञानेंद्र। राजा ने जनता से कहा कि माओवादी अटैक कर रहे हैं, माओवादी लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो राजा ने 2002 में दोबारा से अपनी सरकार बना ली और खुद राजा सिंहासन पर जाकर बैठ गया। बाद में 2005 में जनता ने राजा का विरोध किया और 2006 में आंदोलन हुए, और फाइनली 2006 में नेपाल में आप देखेंगे वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल का संविधान कई बार लिखा गया। नेपाल का जो संविधान है वो कई बार लिखा गया, कई बार संविधान बना है नेपाल का। सिर्फ नेपाल का यहां पर जिक्र आपको कर रखा है। चलिए, इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटना भारत की, चलो इसको छोड़ दो, आप इसको जानने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं। हम पॉइंट पे आते हैं जो आपके काम का है। संविधान क्यों होना चाहिए, किसी भी कंट्री में संविधान क्यों होना चाहिए? इसका इंपॉर्टेंट कारण होता है संविधान जिस कंट्री में होगा वहां लोग नियमों को पालन कर सकेंगे। संविधान ऐसे नियम होते हैं जिन्हें सभी पालन कर सकते हैं, तो नियमों की वजह से संविधान हर कंट्री में होना जरूरी है। आइए, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता जबरदस्त भावना थी। अगर भारत की संविधान सभा की हम बात करें, संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा करती है, संविधान का निर्माण। तो जब भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ तो भारत की संविधान सभा के सदस्यों के बीच एक एकता और एक जबरदस्त भावना थी। यानी जिन लोगों ने भारत के संविधान को बनाया
वो भारत की जनता से निकल कर गए थे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि संविधान, आप कौन से कानून को मानते हो, संविधान का जो लॉ होता है वो एक रूपता वाला होता है। आप सभी लोग संविधान को मानने के लिए बाध्यकारी हैं, क्योंकि संविधान का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी ने बनाया है, यानी संविधान किसी एक का कानून नहीं है, संविधान का निर्माण सभी लोगों ने मिलकर किया है। तो संविधान किसी कंट्री का फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी कानून मेंशन है उस कानून को देश की संपूर्ण जनता मानने के लिए तैयार होती है। आइए बात करते हैं इंडिया का संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इंडिया का संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। दिस संविधान सभा जो असेंबली थी, ये असेंबली भारत की जनता के द्वारा लोगों से चुनी गई थी। इस भारत की संविधान सभा में सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी कि भाई ये सब यूनिटी में थे, ये सब भारत के नागरिक थे। 22 संविधान को एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। भाई संविधान क्या होता है? अब हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें अगर समानता नहीं होती, उसमें कोई प्रावधान नहीं होता, तो आज आपको कितनी दिक्कतें होती। तो संविधान का जब निर्माण किया गया हमारे कंट्री के लिए, तो हर एक पॉइंट पे हम लोगों ने खूब सारा डिस्कस किया कि भाई हमारे कंट्री में समानता होगी, हमारे कंट्री में आर्टिकल 21 होगा, हमारे कंट्री में आर्टिकल 14 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानने की कोशिश करो कि अगर हमारे संविधान निर्माता ये लिख जाते कि हमारे कंट्री में पीएम नहीं होगा, तो आज पीएम होता। अगर हमारे संविधान निर्माता ये लिख जाते हमारे कंट्री में सारी पावर राष्ट्रपति के पास होगी, तो पीएम बेकार हो जाता, नहीं हो जाता। तो आज जो आप देख रहे हो वो तो आप वो देख रहे हो जो संविधान में लिखा हुआ है। अगर हमारे देखो, आप एक कोशिश करना जानने की, अमेरिका में सरकार का कार्यकाल कितना है? भाई अमेरिका में सरकार का कार्यकाल 4 साल है। भारत में कितना है? तो भारत में कितनी साल है? 5 साल है। और रूस में कितना है? तो रूस में जो है वो 6 साल है। ऐसा क्यों है? हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए 5 साल ही क्यों रखा? उसका रीजन जानते हो क्यों रखा? हर मुद्दे पे हम लोगों ने जबरदस्त बहस करी कि हमारे यहाँ 5 साल होगा, उनके यहाँ 6 साल होगा। ऐसा क्यों? तो हर एक बात को जो हमने तय किया तो हमने जबरदस्त उस पर हमने बहस करी। संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई कि 5 साल रखना है कि 4 साल रखना है, और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे और सब लोग चाहते थे कि किसी मामले पर कंसेंसस बने, सभी लोगों की सहमति बनी। हमने उसी प्रावधान को अपने संविधान में डाला। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो देखो, संविधान सभा ने जो चीजें बनाई है ना, वो ऐसी चीजें बनाई जिसे पूरा संविधान सभा स्वीकार कर सके। अगर हम चाहते तो हमारे देश में आज ये आपको 4 साल का मिलता तो चुनाव 4 साल पे हो रहा होता, लेकिन नहीं, हमने 5 साल करा। तो संविधान का जो निर्माण हुआ है वो किसी एक आदमी ने किया है क्या? संविधान किसी एक व्यक्ति की सोच है क्या? नहीं, संविधान पूरे देश से आई जनता की सोच है और किसी एक आदमी की संविधान सभा में नहीं चली है। संविधान सभा में सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। अब मेरी बात समझे? चलिए, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। एक काम करो, आज यहीं तक पढ़ते। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, इसको हम कल पढ़ेंगे यहां से आगे, क्योंकि आपका होश पोच हो जाएगा। अब यहां से काम करता हूं कि मैं कुछ चीजें इसमें ऐड करता हूं एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत कम है और कल से आप इसे पढ़ने की कोशिश करना। एक बार खुद घर से पढ़ के आओगे तब समझ में आएगा। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप 8th क्लास की एनसीईआरटी ले लें और 8th क्लास की एनसीईआरटी का, क्योंकि इसमें फैक्ट नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। चैप्टर नंबर 1 आप पहले घर से पढ़ के आए। जो बच्चे चैप्टर नंबर 1 को घर से पढ़ के आएंगे उनकी समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ के आएंगे उनकी समझ में नहीं आएगा। प्लीज आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोटे भाई बहनों की तरह, कि एक बार आप इसे घर से पढ़कर आए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि संविधान कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या लक्षण है, संविधान लोकतंत्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार संविधान को चैप्टर को खुद घर से एक बार पढ़ के आए, ठीक है। आप चलो तुम एक हाई कर दो सबको, हाई, और एक बार बाय करके चले जाओ, देखो भाई बाय, चलो बस डन। चलो चलो भाई डन, बाय, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। ये सब मैं आपको बातें बताऊंगा, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान था, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, न्यू या ओल्ड दोनों पढ़ लो, दोनों में एक ही चीज है। इसका क्लास नोट्स आप बना सकते हो, काम आएगा, आपके काम आएगा, लेकिन प्री में काम नहीं आएगा, मेंस में काम आएगा।